नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। तो आशा करता हूँ कि आप सभी का एग्ज़ाम बेहतर गया होगा और आज आप लोग 10 फरवरी के एग्ज़ाम की एनालिसिस देख रहे हैं और थोड़ा सा आज देर हो गई है, ठीक है, किसी कारणवश। तो ये आपकी फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस आपको दिया जा रहा है। इसके बाद सीरियल से आपको सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट भी आगे मिल जाएंगी। तो कहीं ना जाइएगा, जुड़े रहिएगा और नए हैं अगर आप हमारे चैनल पर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे जीके जीएस करंट अफेयर की। ठीक है, जीके जीएस और करंट अफेयर। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे हिंदी और रीजनिंग की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा जो कि पूछा गया था, मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछा गया था आपका। ठीक है, जैसे देखिए दो बच्चों ने बताया, एक ने बताया कि नहीं भाई मौलिक अधिकार से आया था, उसको एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता था। तो एक ने क्वेश्चन कुछ इस तरह से बताया कि भारत में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है। तो अनुच्छेद 32 है, यानी आर्टिकल 32। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्टिकल 32 के अंतर्गत भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। इस अनुच्छेद के तहत यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह रिट याचिका यानी रिट याचिका जो होती है उसको दाखिल कर सकता है। बात करें अगले क्वेश्चन की जो कि था गबू हाबे त्यौहार किस राज्य का है। जो गबू हाबे त्यौहार है ये किस राज्य का है, तो ये है हमारा असम से। गबू हाबे फेस्टिवल असम राज्य का त्यौहार है। असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है जिसके साथ बिहू नृत्य भी जुड़ा है। बिहू नृत्य असम का एक लोक नृत्य है। यह नृत्य युवा पुरुष और महिलाएं करते हैं। इस नृत्य में नर्तक पारंपरिक रंगीन असमिया परिधान पहनते हैं। एक क्वेश्चन आपका हरित क्रांति। देखिए क्रांतियों से आप अगर हम आपको बताएं तो जितनी भी आपकी पीछे की शिफ्ट हुई हैं हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन क्रांति से आपका पूछा जा रहा है। ज़्यादातर हरित क्रांति से भी पूछा जा रहा है। तो क्रांतियों को ज़रूर आप पढ़ लें और पढ़ करके ही पेपर देने जाएं। तो आंसर इसका होगा कृषि उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी हरित क्रांति से। हरित क्रांति से भारत में कृषि उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। इससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई और भुखमरी कम हुई। हरित क्रांति के कुछ और फायदे जो कि आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इससे किसानों की आय में भी सुधार हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कृषि क्षेत्र में तकनीकी उन्नति हुई। कृषि क्षेत्र में श्रम की तीव्रता कम हुई। इससे खाद्य आयात निर्भरता कम हुई। इससे गरीबी और भुखमरी भी कम हुई। अगला अगर आगे समझें तो इससे कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण भी हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बना आपका जो शिफ्ट में पहली शिफ्ट में कि किसी राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक किसके सिफारिशों पर प्रस्तुत किया जा सकता है। तो वो उस राज्य का राज्यपाल। धन विधेयक के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जान लेते हैं कि भारत के संविधान 1949 में 198 में कहा गया है, क्या कहा गया है कि धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जाएगा, इसे केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी राज्य की विधानसभा में राज्य के राज्यपाल की सिफारिशों के बिना कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। मतलब इसमें राज्यपाल की सिफारिश की आवश्यकता पड़ती है। विधान परिषद वाले राज्य की विधानसभा द्वारा धन विधेयक पारित किए जाने के बाद इसे इसकी सिफारिशों के लिए विधान परिषद को प्रेषित किया जाएगा और विधान परिषद विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिनों की अवधि के भीतर विधेयक को विधान पर वापस कर देगी। बात करें अगला क्वेश्चन आपको देखिए तीसरी शिफ्ट तिबारा ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है। तो ये भैया केरल राज्य से। तो नृत्य जितने भी हैं ये भी आपको पढ़ करके ही पेपर देने जाना चाहिए। बात करें मोहिनी अट्टम या इसको हम मोहिनी अट्टम भी कहते हैं, दक्षिण पश्चिम भारत के केरल राज्य का एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में मानी जाती है। मोहिनी के रूप में विष्णु के पुनर्जन्म में महिलाओं द्वारा हिंदू भगवान जो हैं विष्णु की याद में नृत्य किया जाता है। यानी ये भगवान विष्णु के अवतार थे। मोहिनी अवतार इन्होंने एक बार लिया था, इसलिए इसे मोहिनी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर सुनंदा नायर मोहिनी अट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बनी। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से मोहिनी अट्टम में आंतरिक गीतात्मक नारीवाद में पीएचडी थीसिस पूरी की। मोहिनी अट्टम नाट्यशास्त्र की लास्य शैली पर आधारित है। बात करें क्वेश्चन आपका वर्तमान में कैबिनेट मंत्री। तो भैया जो भी हमारे वर्तमान के मंत्री हैं ये भी आपको पढ़ करके जाने हैं। ठीक है ना,
वर्तमान में कौन क्या है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री वगैरह ये सब पढ़ के जाइएगा। राज्य मंत्री तो नहीं, लेकिन कैबिनेट मंत्री आप पढ़ के जाइएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला, लोक कलाकार महावीर गुड्डू किस राज्य से संबंधित हैं। एक ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला, तो ये हरियाणा से संबंधित है। महावीर गुड्डू हरियाणा राज्य से संबंधित है। यह क्या है, प्रसिद्ध लोक कलाकार हैं। उन्होंने हरियाणवी संस्कृति को देश विदेश में पहचान दिलाई। महावीर गुड्डू को 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बात करें अगर डबल्स के लिए, टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है, तो डबल्स के लिए जो टेनिस कोर्ट की लंबाई होती है वो होती है 78 फुट यानी 78 फुट 23.77 मीटर। डबल्स के लिए टेनिस कोर्ट की लंबाई 78 फुट होती है, वहीं इसकी चौड़ाई 36 फुट यानी 10.97 मीटर होती है। डबल्स मैच में खिलाड़ियों को कोर्ट की पूरी चौड़ाई का इस्तेमाल करने का अधिकार होता है। 2024 तक आरबीआई का गवर्नर कौन था, तो वो थे हमारे शक्तिकांत दास। 2024 तक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास थे। शक्तिकांत दास जो आरबीआई गवर्नर हैं, उनकी कुछ कार्यकाल के बारे में जान लेते हैं कि कार्यकाल की शुरुआत इनकी 22 दिसंबर 2018 से हुई थी, और जो वर्तमान कार्यकाल वो रहा 3 साल का विस्तार हो गया था 2021 से 2024। पहले पद क्या था, भारत सरकार में आर्थिक मामलों के सचिव रहे। बात करें अगर ग्रीक अक्षर वी, जिसको हम न्यू कहते हैं, मतलब वी नहीं ये बनता है, ठीक है, साइंस का है ये न्यू, ये ठीक है। न्यू का साइन किसे दर्शाता है, तो ये दर्शाता है भाई किसको, फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। जो ग्रीक अक्षर है, वैसे वी तो नहीं होता है, वी के तरीके होता है, तो वी भी कह सकते हैं। न्यू यह ग्रीक वर्णमाला का 13वां अक्षर है, इसे न्यू कहा जाता है। भौतिकी में इसे फ्रीक्वेंसी दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। न्यूट्रिनो नामक कण के लिए भी वी का प्रयोग या न्यू का प्रयोग किया जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन यहाँ नृत्य वालों के लिए था, मतलब जो नृत्य थे उनमें किसे अवार्ड दिया गया 2024 में, तो साल 2024 में नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया, ये हमारे नीना प्रसाद जी। साल 2024 में नीना प्रसाद को नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे अगर इसमें हम समझें नृत्य के क्षेत्र में कुछ और पुरस्कार, तो वो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ नृत्य संयोजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें देखने को मिला आपका खिलाफत आंदोलन से, कि यह किस धर्म से जुड़ा था, तो भैया इसका आंसर है इस्लाम धर्म से। खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया गया था, तो सारी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं, और एक वीडियो और बना है जिसमें आपको ये मिल जाएगा। इसका उद्देश्य तुर्की के प्रति ब्रिटिश नीतियों और प्रथम विश्व युद्ध के बाद ओटोमन साम्राज्य के विघटन के विरोध के लिए था। यह आंदोलन मुस्लिम एकजुटता का प्रतीक भी था। खिलाफत आंदोलन इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ था। यह आंदोलन 1919 से 1922 के बीच में भारत में चला था। इस आंदोलन का मकसद ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालकर तुर्की के खलीफा पद की फिर से बहाली कराना था, ठीक है, मतलब तुर्की में जो एक खलीफा पद होता है उसकी बहाली के लिए था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो 1919 में अली बंधुओं ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनाई थी। 23 नवंबर 1919 को नई दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ। इस आंदोलन को शुरू में गांधी जी के असहयोग आंदोलन से बल भी मिला था। अगर हम इसके कारण समझें तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ओटोमन साम्राज्य का पतन हो गया। अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा को पद से हटा दिया था। सेवरेस की संधि 1920 के तहत तुर्की को बांट दिया गया था। तो ये थे खिलाफत आंदोलन के कारण। बात करें अगर लोना शब्द की, तो लोना शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो वो है हमारा कबड्डी। कबड्डी में क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, कबड्डी में लोना के कितने अंक दिए जाते हैं, तो 2 अंक दिए जाते हैं। तो लोना से जुड़ी कुछ और बातें भी समझ लेते हैं। तो कबड्डी में लोना शब्द का इस्तेमाल तब किया जाता है जब पूरी विरोधी टीम को आउट घोषित कर दिया जाता है। लोना के लिए टीम को 2 अंक मिलते हैं। अगर कोई टीम विपक्षी टीम्स के सभी 7 खिलाड़ियों को आउट कर देती तो उसे ऑल आउट या लोना के जरिए 2 अतिरिक्त अंक मिलते हैं। रेफरी या एम्पायर रेड पूरी होने के बाद स्कोर करने वाली टीम को बोनस अंक देते हैं। अगला अगर हम बात समझे क्वेश्चन अगला 14 नंबर में, कि सुरेंद्र मोहन मिश्रा और गोदावरी सिंह कला के क्षेत्र में पद्मश्री 2000 पुरस्कार विजेता किस राज्य से संबंधित हैं, तो वो हैं उत्तर प्रदेश से, हमारे यूपी से, ठीक है।
तो पंडित सुरेंद्र मोहन मिश्र और गोदावरी सिंह दोनों उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से संबंधित हैं। उन्हें 2024 में कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंडित सुरेंद्र मोहन मिश्र वाराणसी घराने के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे, जबकि गोदावरी सिंह काष्ठ कला यानी लकड़ी की शिल्पकला के लिए जाने जाते थे। पंडित सुरेंद्र मोहन मिश्र का नवंबर 2023 में 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था और उन्हें मरणोपरांत यह सम्मान प्रदान किया गया था, मतलब मरने के बाद उनको ये सम्मान मिला था। बात करें अगले क्वेश्चन की, कर्नाटक का कोई फेस्टिवल था जो पूछा गया था कि किस महीने में आता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कौन सा त्यौहार पर्वतीय क्षेत्रों में मनाया जाता है? तो अगर बात करें तो वो है हमारा कुर्ग दशहरा, जिसको हम कर्नाटका के नाम से भी जानते हैं। उगादि भारत के दक्षिणी राज्यों में विशेषकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। यह हिंदू चंद्र पंचांग की शुरुआत का प्रतीक है और चैत्र महीने के पहले दिन मनाया जाता है, जो सामान्यतः मार्च या अप्रैल में पड़ता है। तो कुछ त्यौहार हैं जिनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लेते हैं। पहला उगादि, कन्नड़ नववर्ष के हिसाब से मार्च अप्रैल में। कमला, भैंस दौड़ जिसमें होता है नवंबर से मार्च। कारगा उत्सव, ये भी हमारा मार्च अप्रैल में। ठीक है, इसके बाद मैसूर दशहरा, ये सितंबर अक्टूबर। गौरी गणेश उत्सव अगस्त सितंबर। हम्पी उत्सव फरवरी। और मकर संक्रांति हमारा कब होता है? तो जनवरी के माह में मनाया जाता है। इसी में अगर हम ध्यान दें, वारा महालक्ष्मी व्रत जुलाई अगस्त। दीपावली अक्टूबर नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32A क्या है? तो बात करें 32A तो अब निरस्त हो चुका है, लेकिन यह अनुच्छेद जो था तो इसके तहत की जाने वाली जो कार्रवाई राज्यों में कानूनों की संवैधानिक वैधता पर विचार करने से जुड़ा था। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको जान लेते हैं कि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बताया गया है। यह एक नागरिक को उसके किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार प्रदान करता है। इसे संवैधानिक उपचार के अधिकार के रूप में भी जाना जाता है। याचिकाओं के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार ये देता है 32A। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला देखने को मिला, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो पंचवर्षीय योजना का भी वीडियो आप सभी को मिल जाएगा और ये आज पड़ जाएगा वीडियो, तो सभी लोग इसको ज़रूर देखें। एक क्वेश्चन हर आपकी शिफ्ट में इससे देखने को मिलेगा। तो किसी बच्चे के द्वारा बताया गया कि किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना के नाम से भी जाना जाता है, तो वो है दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, जिसको महालनोबिस मॉडल भी कहते हैं। तो बात कर लेते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में नेहरू महालनोबिस मॉडल को अपनाया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तेजी से औद्योगिकरण था। अगर बात करें 1956 की, तो औद्योगिक नीति ने आर्थिक नीति के लक्ष्य के रूप में समाज के एक समाजवादी प्रतिरूप की स्थापना को स्वीकार किया। प्रोफेसर PC महालनोबिस इस मॉडल के मुख्य वास्तुकार थे। यह मूल रणनीति थी भारी उद्योगों सेवाओं पर खर्च में निवेश बढ़ाने के लिए, क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए। दूसरी ओर नई मांग को पूरा करने के लिए छोटे और घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए जितना संभव हो उतना निवेश और उत्पादन बढ़ाकर उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाना। ठीक है, तो अगर हम बात करें अब अगले क्वेश्चन की, जो कि GK GS और करंट अफेयर्स का अंतिम प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिनको हम CAG कहते हैं, ये कौन है? तो वो है के संजय मूर्ति। इनको 21 नवंबर 2024 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG के रूप में शपथ दिलाई गई थी और ये 15वें CAG हैं भारत के। और CAG का एक प्राधिकरण है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी बात खत्म होती है GK GS और करंट अफेयर की। तो अभी बने रहें और भी जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में जान लें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यही हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। अगले हम देखते हैं हिंदी के बारे में। तो हिंदी में देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखने को मिला कि गेहूं का पर्यायवाची क्या है। ठीक है, और इसके साथ साथ गद्यांश से क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुवचन, इसके बाद वाक्य शुद्धि, साथ ही साथ अगर देखें तो मुहावरे से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपके पैरा जंबल से भी आ रहे हैं, विलोम शब्द,
2 और इसके साथ साथ तद्भव तत्सम, पर्यायवाची और रचनाएं, एक शब्द, संज्ञा। और मैथ से अलजेब्रा में, ठीक है। और क्षेत्र मिति, इसी के साथ साथ प्रतिशत से 2 क्वेश्चन, लाभ हानि से 2, CISI से 2, औसत से 1 क्वेश्चन। अगर बात करें हम ज्यामिति की तो 1 क्वेश्चन, DI से 1 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से 1, LCM HCF से 1, सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन, रेशियो से 2 से 3, पाइप सिस्टम, ट्रेन से 2 क्वेश्चन, एज से 1 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से भी 2 क्वेश्चन। अगर बात करें ब्लड रिलेशन यानी रीजनिंग में तो रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से 2, नंबर सीरीज से 2, वेन डायग्राम, एनालॉजी, डाइस, मैथमेटिकल ऑपरेशन इसमें देखने को नहीं मिला है। सिलोजिज्म से 1, 2, कोडिंग डिकोडिंग, मिरर इमेज, काउंटिंग फिगर। इसी के साथ साथ अगर हम ध्यान दें फिगर सीरीज, मिसिंग नंबर, वर्ड फॉर्मेशन, सिमिलर सेट, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, कथन, निष्कर्ष और पजल। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार क्लास में जुड़े रहने के लिए। क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और क्लास में अंत तक जुड़ने का प्रयास किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।